आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इरुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 6 होगा। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 5 तक कंप्लीट किया जा चुका है और आज इस सेट में हम लोग सेट नंबर 6 को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग का होगा उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप उसका लिंक ले करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और वहां से मैथ और रीजनिंग को भी तैयार कर सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या तो आई बटन से भी आप जीके और जीएस से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में तो केवल जीके और जीएस ही होगा, लेकिन इस चैनल पर अनेक प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसको कंप्लीट किया गया है। आप उससे जुड़ने के लिए इसके प्लेलिस्ट में जा करके और वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम होने जाता है तब तक इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सारा टॉपिक जो है समान रूप से इसमें कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया? किसका? तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया। तो किसने दमन किया था? तो बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। चालीसा दल का दमन किसने किया? बलबन ने। क्योंकि बलबन को डर था कि अगर चालीसा दल रहेगा तो मेरा शासन जो है निष्कंटक रूप से नहीं चलेगा, इसलिए उसने चालीसा दल का दमन किया। दूसरा प्रश्न इसमें राजसी तंगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो उसमें विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय किस युद्ध के समय? तालीकोटा युद्ध के समय, यानी राजसी तंगड़ी इसको कहा जाता है। इस युद्ध के समय शासक कौन था विजयनगर का? तो सदाशिव राय। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो किस सिख गुरु को दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1676 ईस्वी में। कब? 1676 में। तो फांसी की सजा इन्हें किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने? औरंगजेब ने। नहीं, ये जो गुरु अर्जुन देव हैं इनको तो फांसी की सजा किसने दी? तो यही लिखा हुआ है जहांगीर ने। लेकिन जो गुरु तेग बहादुर थे उनकी हत्या करवाया था किसने? औरंगजेब ने करवाया था। और गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? जहांगीर ने दिया। दोनों अलग अलग ध्यान रखिएगा। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया? तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किया था किसने? नान्य देव ने, है ना? किसने? नान्य देव ने। और नान्य देव ने वहां 1097 से लेकर के 1147 तक शासन किया। कहां? मिथिला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए ईस्वी के अनुसार इसको सजाना है। तो पहला है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो दूसरी बार भारत यात्रा कब किया था? ये 1501 में किया था। कब? 1501। वांडीवास का निर्णायक युद्ध ये कब हुआ था? वांडीवास का निर्णायक युद्ध तो ये हुआ था 1760 में। 1760। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1599 में। 1599।
वेदरा का निर्णायक युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1759 में, 1759। तो सबसे पहले तो 1501 होगा, यानी पहला होगा, तो पहला वाला ऑप्शन बी या तो सी है। उसके बाद आएगा 1501 के बाद 1599, यानी 3, तो एक के बाद 3, देखिए बी सी दोनों मिल रहा है। उसके बाद है 1599 के बाद 1760, 1759 यानी 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 1759 में ये अलग हो जा रहा, ऑप्शन बी से, सी इसका सही उत्तर है। तो इस सारे ऑप्शन को आप एक बार फिर से ध्यान देख करके और इसको समझ लीजिएगा, ताकि पूरा इसमें जो आपको याद हो जाए। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो उसमें मुगल सम्राट कौन था जिस समय अंग्रेज जो है सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था? तो कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। तो पहला कारखाना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कहां? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जहांगीर के समय में स्थापना किया। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका गठन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। किस सेना का गठन? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो किसको तब्दील कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका को। किसको? अमृत बाजार पत्रिका को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन जो है किसने कहा है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन जो है भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भगत सिंह। इन्होंने यह कथन जो है लाहौर कोर्ट में कहा था। कहां कहा था? लाहौर कोर्ट में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कहां प्रचलित नहीं था? पंजाब में। अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है पंजाब में प्रचलित नहीं था। अगला है, चंड प्रधोग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो उड़ीसा के थे। कहां के? उड़ीसा के। कौन थे? चंड प्रधोग, उड़ीसा गणराज्य के प्राचीन राजा थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, फिर से यहां पर मिलान करना है इसको, और कह रहा है कौन से सुमेलित नहीं, यानी कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए, तो सातवाहन का इसमें जो स्वर्ण है ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सातवाहन का स्वर्ण इसमें गलत है। और बाकी सब इसमें सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितना है? 34 है। इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर द्वितीय वाचन में। किसमें? द्वितीय वाचन में आम बहस जो है होती है किसी भी विधेयक पर। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए 15 में। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। किसके? अनुच्छेद 243 के आई है ये। किसके तहत? अनुच्छेद 243 के आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत है ये कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड है ना, ये निर्वाचन का जो पद्धति है ये आयरलैंड से लिया गया। क्या है? ये गलत है। बाकी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, सब सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। क्या इसमें गलत है? ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो किसको रखा गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने।
तो उच्च सदन में कह रहा है उच्च सदन में राज्यों के सीटों के सही अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में चुनना है। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या, राज्यों की सीटों की संख्या की बात कर रहा है संसद के उच्च सदन में, तो उत्तर प्रदेश में हो गया 31, महाराष्ट्र में हो गया 19, तमिलनाडु में हो गया 18 और बिहार में हो गया 16। तो ये क्या है? घटते क्रम में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखता है यानी देता है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। किसने? प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। निम्नलिखित नदियों में से किसने मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनाता है? तो पक्षी के पंजे की आकृति जैसा डेल्टा जो है किसके मुहाने पर बनता है? किस नदी के मुहाने पर? तो इसका सही उत्तर है मिसिसिपी नदी पर। किस नदी पर? मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो है पंछी के पंजे की आकृति जैसा डेल्टा बनता है, मिसिसिपी नदी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर। कौन सा द्वीप? फिजी द्वीप, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए क्या है। कह रहा है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है, ये है क्वींसलैंड में। कहाँ? ये क्वींसलैंड। एक बार प्रश्न को फिर से मिला लीजिए कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो आंसर क्या होगा इसका? क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम से संबद्ध करेंगे? तो हॉर्स अक्षांश के नाम से कौन संबद्ध होगा? 30 डिग्री। कौन सा? 30 डिग्री। उत्तर और दक्षिणी अक्षांश जो है हॉर्स अक्षांश के नाम से संबंधित है। तो आश्र अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है। तो कितना आंसर होगा इसका? 30 डिग्री। एल नीनो बनता है, तो एल नीनो क्या बनता है? ये कहाँ बनता है? तो प्रशांत महासागर में। एल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व, तो ये कहाँ है? यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। क्या नाम है? सतकोशिया बाघ रिजर्व, ओडिशा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में देशों की संख्या जो है 54 है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। और अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाता है? तो कैम्बे की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 29वां, ये भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो किस राज्य का घिरा है? तो मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है सबसे अधिक घने पतझड़ जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.62% जो है जंगल घिरा हुआ। कितना? 24.62%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कब? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब 31वां, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यानी इसमें सब जो है सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कोटा के नाम से भी जानते हैं, जहां बहुत कम दर पर चावल गेहूं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी?
तो बीपीएल परिवारों को पहचानने के लिए समिति कौन सा था? तो हाशिम समिति। कौन सा समिति? हाशिम समिति, जो बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए गठित किया गया था, हाशिम समिति। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपाट का संबंध है, तो कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से। किसका संबंध है? कपाट का। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए इसमें गलत कौन सा है? तो औद्योगिक वित्त का सिडबी है, और तो ये सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार SJSRY, ये क्या है इसमें गलत है ना? तो ये क्या है इसमें गलत होगा? SJSRY ये क्या लिख रहा है? स्वर्ण जयंती ग्राम शहरी रोजगार योजना, है ना? तो क्या है इसमें गलत होगा ये। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सही हो गया? 34 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार शहरी रोजगार योजना, इसके तहत रोजगार उपलब्ध कराना था, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को, है ना? तो शहरी बेरोजगारों के लिए था ये, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए नहीं था। अगला है, रियो डी जेनेरियो के संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में जो संपन्न हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये किसके विषय में था? इसका विषय क्या था? कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्या था ये? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था ये। अगला प्रश्न है, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो किसे दिया गया है? राजकुमार राव को दिया गया है। किसे? राजकुमार राव को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, राजकुमार राव। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? गंगूबाई कठियावाड़ी को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को। तो ये सब ध्यान रखिएगा, मुख्य प्रश्न जो है फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ। अगला है, 27वां CHOGM चौगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसको लेकिन चौगम नहीं, इसको क्या पढ़ा जाएगा? साओमा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेगा इसका? इसका कहाँ होगा? इसका होगा आयोजन कहाँ हुआ था? साओमा में। कहाँ? साओमा, है ना? CHOGM, है ना? सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? साओमा में हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1926 में किया गया था। इसका स्थापना 1926। यहां पर ऑप्शन इसका ए जो है सही है। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय। कौन सी योजना? समर्थ योजना। अगला प्रश्न 39वां, ये त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? त्रिपुरा सरकार ने। तो किसे नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली को। किसे? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जो जितना भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों को हम एक अलग से वीडियो में बनाए हैं। आप वहां से जाकर के उसको पूरा ब्रांड एम्बेसडर को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में लगभग देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न जो है 1 से 2 आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आप जाकर उससे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, आप वहां से उससे आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लैम्बेडर महोत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य ने मनाया है? तो जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने। कौन सा महोत्सव? लैम्बेडर महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान तो किस देश ने सम्मानित किया है? तो मिस्र ने दिया है। किसने? मिस्र ने। ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है? तो 2.9%। कितना प्रतिशत? लगभग 2.9% है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में 2023-24 के अनुसार भारत का स्थान जो है 6ठा है। भारत का स्थान कैमा है? 6ठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 6ठा। उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रक्षेपण यान का नाम बताना है जो EOS 7 को प्रक्षेपित किया है। तो कौन सा प्रक्षेपण यान है? तो SSLV-D2। क्या नाम है उसका? SSLV-D2, जो जिसे 2023 में प्रक्षेपित किया गया है। 2023 फरवरी 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया है।
बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 से रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अत्यंत पिछड़ी जाति का तो इन लोग का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 36%। कितना है? लगभग 36%। किसका? अत्यंत पिछड़ी जाति का जो संख्या है लगभग बिहार में 36% है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति जो मुकेश अंबानी है उनका स्थान कैमा है? तो उनका स्थान 9वां है। कैमा है? 9वां है। उनका स्थान 9वां है। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। कौन है? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। दूसरा स्थान पर है एलन मस्क और 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। तो जब 2-3 को जरूर ध्यान रखिएगा। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में। क्या किया गया? कहाँ? अरब सागर में। तो यह अभ्यास जो है भारत और किसने किया? तो भारत और ब्रिटेन ने किया। किसने? भारत और ब्रिटेन ने। कौन सा अभ्यास? कोंकण सैन्य अभ्यास। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी है। कौन सा है? लूनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? अमृत क्रांति इसका संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं 49 के बाद 50 में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ए और बी दोनों, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा इसमें होता है। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान का परिवर्तन। क्या होता है? स्थान का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? कि यह बिजली संचालित करता है। क्या करता है? ये बिजली का संचालन करता है। यानी क्या है ये? इसको कहिए, इसको कह सकते हैं हम लोग कि विद्युत का सुचालक है ना। तो क्या करेगा? विद्युत का संचालन करेगा। इंसुलेटर उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सा है? फर्मी है। कौन सा? फर्मी। तो फर्मी क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वक्रीय गति का एक उदाहरण है। तो वक्रीय गति का उदाहरण क्या है इसमें? तो उदाहरण इसका भाला फेंकना। भाला फेंकना क्या है? एक वक्रीय गति का उदाहरण है। और चरखा क्या है? एक वृत्ताकार गति का उदाहरण है। और पेंडुलम की गति जो है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण है। तो पेड़ से गिरता सेब एक रेखीय गति का उदाहरण है। लेकिन भाला फेंकना जो है किसका उदाहरण है? वक्रीय गति का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए। तो इसमें एक से अधिक सही हो सकता है। देखिए कौन सा सही है। वस्तु या द्रव्य की गति के लिए टेकोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर इसका प्रयोग, रडार इसका प्रयोग और बेंचुरीमीटर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका सारा जो है सही है। तो इसमें क्या हो गया कि वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, बेंचुरीमीटर सारे का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा अलग अलग अगर देखा जाए तो टेकोमीटर का प्रयोग जो है वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है। रडार तो दूर से आने वाली वाहनों की गति का दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? रडार का। ये गति और दिशा दोनों बताता है। स्पीडोमीटर तो वाहन की गति के लिए स्पीडोमीटर, और एक और है बेंचुरीमीटर, तो किसी द्रव्य के प्रवाह की गति मापने के लिए बेंचुरीमीटर। तो सब क्या है कि गति को मापा जाता है, यानी इससे द्रव्य हो या तो फिर कोई वस्तु हो। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है? यानी कम से कम कितना हो सकता है? तो माइनस में 449.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे कम इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। -459.59 है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति और समय अवधि में संबंध है। तो आवृत्ति और समय अवधि में संबंध क्या है? तो ये होता है भी और टी को अगर गुना किया तो ये 1 के बराबर होता है। भी और टी का गुणनफल जो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यही आवृत्ति और समय अवधि में संबंध है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो 7 से 8%। कितना प्रतिशत? 7 से
8%, है ना। शरीर के भार का लगभग 7 से 8%। अब अगर स्वस्थ मानव है तो उसमें ब्लड की मात्रा जो है लगभग 5 लीटर या तो फिर 5.5 लीटर होता है। कितना लीटर? 5 लीटर या तो फिर 5.5 लीटर। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है, आपको पता होगा, लेकिन सामान्य मनुष्य में कितना होगा? 5 से 5.5 लीटर तक। और परसेंटेज में कहें तो 7 से 8%। तो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। आते हैं 59 में। तो 59 का प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून निकलने का कारण है कि शरीर के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय खून जो है नाक से निकलने लगता है। अगला है, नेड्यूलेटेड जड़ें होती है। तो नेड्यूलेटेड जड़ें किसकी होती है? ये होता है किसकी? मटर की। किसकी? मटर की। नेड्यूलेटेड जड़ें मटर के पौधे में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि तिलचट्टे के पास है। तो तिलचट्टे के पास क्या है? तो तिलचट्टे के पास देखिए क्या है, 3 जोड़ी पैर है और 2 जोड़ी पंख है। देखिए ये इसका इस प्रकार से लिख रहा है, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। तो 3 जोड़ी यानी 6 पैर हो गया और 2 जोड़ी पंख यानी 4 हो गया उसका। ठीक है, किसके पास? तिलचट्टे के पास। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो देखिए, तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये मैदान में गेंद का पीछा कर रहा है, तो हड्डियों का कौन सा समूह जो है उसको अभी योगदान कर रहा है? तो कौन सा योगदान दे रहा होगा? तो टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल, ये क्या है? ये सब हड्डियां जो मिलजुल करके उसको अभी योगदान कर रहा होगा। कब? जब वह क्रिकेट के मैदान में दौड़ रहा है, एक तरह से कहिए, है ना। वह जब तेज दौड़ता है तो उसके पैरों की हड्डियों का योगदान होता है, जो है टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल और टिबिया। ये सब क्या है? सब पैरों की हड्डियां ही है, जो सब जो है उसको योगदान कर रहा है दौड़ने में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? तो इसमें कौन सा कोशिका नहीं है? तो विषाणु एक कोशिका नहीं है, जबकि लाल रक्त कणिका, जीवाणु, शुक्राणु सब कोशिका है, लेकिन विषाणु एक कोशिका नहीं है। एडवर्ड जेनर ने विकास किया। तो एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया? तो टीकाकरण का। किसका? चेचक के टीका का। किसका? चेचक के टीकाकरण का विकास किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। अब आइए अगला प्रश्न 66 में, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वायलर और स्टार्लिंग ने किया। किसने? वायलर और स्टार्लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वायलर और स्टार्लिंग ने किया। कि कौन से शब्द का? हार्मोन शब्द का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की आनुवंशिक संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। किसी भी जीव का आनुवंशिक संरचना क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 में, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है कहां? तो एरिथ्रोसाइट द्वारा। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो एरिथ्रोसाइट द्वारा। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट द्वारा। तो एरिथ्रोसाइट जिसे लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। कौन करता है? आरबीसी, यानी जिसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहिए तो फिर लाल रक्त कोशिका कहिए, जो रक्त के ले जाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। तो जिसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? CuCO3 यानी CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। क्या है इसका? कॉपर कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर कार्बोनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम है। तो देखिए माध्यम के वेग का सही क्रम क्या है? ध्वनि में माध्यम में ध्वनि के वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में सजाना है इसको। तो सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम होगा हवा का। किसका? हवा का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यही हो गया हवा का ही कहिए। तो सबसे कम हो गया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका होगा 260। कि कितना हो गया इसका? 260 किलोमीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 260, जलवाष्प का हो गया 405, जलवाष्प का हो गया 405 मीटर पर सेकेंड। आयरन का हो गया 5130, कितना हो गया आयरन का? 5130 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम का हो गया 6420 मीटर पर सेकेंड। देखिए
तो सबसे अधिक हो गया एल्युमिनियम का, उससे कम आयरन का, उससे कम जलवाष्प का और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बढ़ते क्रम में तो इस प्रकार से इसको सजा रहे हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आयरन और एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का कौन है? चींटी का डंक और सिरका। क्या है ये? अम्लीय प्रकृति का, चींटी का डंक और सिरका। सिरका में जैसे एसिटिक अम्ल, चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो देखिए एक से अधिक हो सकता है, तो मूल अवस्था में कौन सी धातु मौजूद है? तो पहला है कैल्शियम, तो ये मौजूद नहीं है, कैल्शियम नहीं पाया जाता है। और तीसरा है इसमें जिंक, ये भी मौजूद नहीं है। दूसरा है सोना, ये मौजूद है। और चांदी, ये भी मौजूद है। औरम और अर्जेंटम, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आप सही कर सकते हैं। औरम और अर्जेंटम यानी सोना और चांदी, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व जो है फ्रांसियम है। कौन है? फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। लेकिन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक फ्रांसियम। दोनों एक सही नाम, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया है। किसने? आइंस्टीन ने दिया है। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, तो ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भेड़, बकरी, ऊंट, याक सबसे प्राप्त होता है। किससे? भेड़, बकरी, ऊंट और याक से। जबकि इसमें ऑप्शन ई में बी सी डी में कोई सही, यानी ये एक ना एक इसमें क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर शेर है, शेर से नहीं मिलता, खरगोश से भी नहीं, खरगोश यहाँ भी है। और यहाँ पर क्या है? ऊंट है, तो ऊंट से नहीं मिलता, ऊंट से तो मिलता ही है, इसमें बिल्ली से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है? भेड़, बकरी, ऊंट, याक सबसे प्राप्त होता है ऊन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो बस आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज का ये सेट नंबर 6 था। तो अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5वां देखेंगे। और अगर आप इसमें मैथ रीडिंग को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो लिंक आपको दिख रहा है अभी दाएं साइड में, वहां सब क्लिक करके और मैथ रीडिंग वाले पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब चलिए आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगला सेट होगा इसी का सेट नंबर 7वां। तब तक के लिए बाय।